साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसीए सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 71वीं बीपीएससी 2025 का फुल डेट टेस्ट देखेंगे जनरल स्टडी का। ये एडिटोरिया का है। आज हम लोग 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और उसमें पहला सेल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं होगा प्राथमिक सेल। तो ये भी बोल्टियर सेल भी प्राथमिक सेल ही है। आप लोग को पहले ये जान लीजिए कि जो भी विद्युत सेल होते हैं यानी इलेक्ट्रिक सेल जो भी होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं प्राथमिक सेल और दूसरे को कहते हैं द्वितीयक सेल। ठीक है। अब प्राथमिक सेल में होता क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। प्राथमिक सेल में क्या होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा जो होता है इसको डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है और एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा इसको यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन द्वितीयक सेल में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। माने पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में और फिर रासायनिक को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। आवेशन कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, मैंने बार बार चार्ज करके इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। तो प्राथमिक दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, द्वितीयक दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो बाकी ये जैसे बोल्टियर सेल, डेनियल सेल, लैंकास्ले सेल, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, प्राथमिक सेल के। तो ये सारे बोल्टियर, डेनियल, लेक्लांसे सेल किसका उदाहरण है, तो बोल्टियर प्राथमिक सेल का। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है ये बताने कह रहा है। देखिए, किसी तरंग के माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, यानी अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग का डेफिनेशन क्या होगा कि किसी तरंग में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि किसका है, तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। लेकिन रेडियो तरंग और गामा तरंग और एक्स किरण पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरण, ये सब किसके उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग के, जिन्हें संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ध्वनि तरंग को संचरण करने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो विभिन्न रंगों का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है क्योंकि विभिन्न रंगों का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है। अब 80 डिग्री का सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट स्केल में है तो वो देखिए क्या होगा। इसका आंसर तो मैं पहले बता दूं, 176 डिग्री फारेनहाइट होगा। तो फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूला से बना लीजिएगा F-32/180। ठीक है। इस फॉर्मूला से आप लोग को क्या करना है, बना लीजिएगा तो आ जाएगा 176। जैसे सी की जगह पे यहाँ 80 मान रख लीजिए और फिर यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो कौन पूर्ण आंतरिक यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, तारे का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण नहीं है। बाकी हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, ये सब आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। तो पाई मेसोन जो होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके के कण होते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक चीज जान लीजिए, जो अगर पॉजिट्रॉन का खोज अगर कोई पूछे तो बताइएगा एंडरसन। तो पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, एंडरसन। और पाई मेसोन का खोज किसने किया, तो यूकावा ने। पाई मेसोन का खोज यूकावा ने। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया, तो पॉली ने।
न्यूट्रिनो का खोज पॉली ने, और फोटोन का खोज आइंस्टीन ने किया। तो ये पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, याद करके रखिएगा कि पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन, न्यूट्रिनो का खोज पॉली, पाई मेसॉन का खोज युकावा, फोटोन का खोज आइंस्टीन। 7 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हो तो दोनों का वेग असमान होता है, तो ये गलत है। कह रहा है कि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हो तो दोनों का वेग असमान नहीं बल्कि समान होगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। स्टेटमेंट कि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हो तो दोनों का वेग क्या होगा, वो समान होगा। और दूसरा पॉइंट तो सही कह रहा है कि एक ही कक्षा स्थापित भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले उपग्रहों का कक्षीय वेग एक समान होता है। एक ही कक्षा स्थापित भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले उपग्रहों का कक्षीय वेग एक समान होता है, तो ये सही है। अगला 8वां नंबर का प्रश्न देखिए, क्रिकेट के गेंद का स्विंग होना कौन सा प्रमेय पर निर्भर करता है, तो वो बर्नौली के प्रमेय पर। क्रिकेट का गेंद का स्विंग होना कौन से प्रमेय पर निर्भर करता है, तो बर्नौली। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कैडमियम का। नाभिकीय रिएक्टर छड़ में के रूप में उपयोग किया जाता है, कैडमियम। निम्नलिखित में से कौन निलंबन का उदाहरण है, अब वो है नदी का गंदा पानी। नदी का गंदा पानी क्या है, निलंबन का उदाहरण है। ठीक है, और बाकी जो देख रहे हैं दूध रक्त स्याही, ये कोलाइड का उदाहरण है। तो कोलाइड का उदाहरण याद रख लीजिए, दूध रक्त स्याही, और निलंबन का नदी का गंदा पानी। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है, वो ऑक्जेलिक आम्ल। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है, ऑक्जेलिक आम्ल। 12 नंबर का देख लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है कि पानी में पाए जाने वाले शैवाल की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है जो जल को नीला बना देता है, इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं, तो वो होता है कॉपर सल्फेट। देखिए, जब भी बात नीला की हो ना तो कॉपर सल्फेट ही बनाइएगा, क्योंकि ये अक्सर आता है क्वेश्चन। जब भी नीला आएगा क्वेश्चन में या आंसर में नीला देने के लिए है कॉपर सल्फेट से, तो नीला मतलब कॉपर सल्फेट, बाकी दिमाग मत लगाइएगा ज्यादा। हीरा का उच्च गलनांक मुख्यतः किस कारण होता है, तो वो सहसंयोजक नेटवर्क संरचना के कारण। फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हीरे का उच्च गलनांक मुख्यतः किस कारण होता है, तो सहसंयोजक नेटवर्क संरचना। यदि किसी न्यूक्लियाइड का द्रव्यमान संख्या 235 और परमाणु संख्या 92 है तो उसे न्यूक्लियोड में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तब वो 143 होगी। क्यों, तो न्यूक्लियोड का मतलब होता है ये कि उसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, मतलब ये दिया हुआ है इसका वैल्यू 235, यही तो बोल रहा है कि न्यूक्लियोड की द्रव्यमान संख्या 235। और परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या कितना दिया हुआ है, तो ये कहलाता है 92। तो यहाँ पर प्रोटॉन का वैल्यू 92 बच गया न्यूट्रॉन, और यही पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या, तो 235 और माइनस 92, तो ये हो जाएगा आपको 143। प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रीन का पॉलीमर है उसमें कौन सा संरचनात्मक विन्यास होता है जिससे वह लोचदार होता है, तब वो होता है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रीन का पॉलीमर है उसमें कौन सा संरचनात्मक विन्यास होता है जिससे वह लोचदार होता है, शीश 1,4 पॉली आइसोप्रीन। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस को ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक है, वो है हेक्साफ्लोरोइथेन। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक है, तो हेक्साफ्लोरोइथेन।
नाइट्रस ऑक्साइड को चिकित्सीय रूप से प्रयोग में लाने का मुख्य कारण क्या है? तब वो है यह नशीला प्रभाव देता है और दर्द से राहत देता है। नाइट्रस ऑक्साइड को चिकित्सीय रूप से प्रयोग में लाने का मुख्य कारण क्या है? तो यह नशीला प्रभाव देता है और दर्द से राहत देता है। किसी तत्व की संयोजकता की गणना की जाती है तो परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किसी तत्व की संयोजकता की गणना की जाती है परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। मनुष्य की रोग में प्रतिरोध प्रणाली में शामिल बी लिम्फोसाइट किस अंग में उत्पन्न और परिपक्व होते हैं? जबकि टी लिम्फोसाइट में अंग में परिपक्व होते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन कि मनुष्य की रोग प्रतिरोध प्रणाली में शामिल बी लिम्फोसाइट किस अंग में उत्पन्न और परिपक्व होते हैं? जबकि टी लिम्फोसाइट किस अंग में परिपक्व होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमशः अस्थि मज्जा व थाइमस। मतलब ये हुआ कि बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में और टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में, और इसी की वजह से ही इसका नाम टी लिम्फोसाइट का थाइमस से लिया गया है। ठीक है, मतलब कि ये हुआ कि बी लिम्फोसाइट उत्पन्न और बड़ा, मतलब इसका बी लिम्फोसाइट का बनना और उसका परिपक्व होना दोनों ही अस्थि मज्जा में होता है। और टी लिम्फोसाइट जो होता है, टी लिम्फोसाइट वो बनता अस्थि मज्जा में है और थाइमस ग्रंथि में क्या होता है? परिपक्व होता है। टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनता है और थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होता है, लेकिन बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में ही बनता है और दोनों ही परिपक्व भी होता है उसी में। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रभावित अंग है, दूसरी तरफ रोग है। तो देख लीजिए क्या क्या है। फेफड़ा का प्रभावित अंग क्या हो सकता है, आप बताइए। तो फेफड़ा का टीबी, प्लेग, निमोनिया। फेफड़ा जब प्रभावित होगा तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को या तो टीबी हुआ है या प्लेग हुआ है या निमोनिया हुआ है। मतलब प्लेग, टीबी, निमोनिया होने पर फेफड़ा प्रभावित होता है। और यदि टाइफाइड, हैजा हो गया हो किसी इंसान को तो उसको आंत में प्रभावित होगा। आंत प्रभावित कब होगा? टाइफाइड, हैजा की वजह से। और डिप्थीरिया और काली खांसी के कारण श्वास नली में इफेक्ट पड़ेगा। डिप्थीरिया और काली खांसी के कारण श्वास नली में। और टिटनेस या कोढ़ जिसको फूट जाता है उसको तंत्रिका पर प्रभाव पड़ता है। टिटनेस, कोढ़ के कारण तंत्रिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर में देखिए कह रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन, क्या कह रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है और यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वो ग्वाइटर थायरॉयड। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है और यह किस ग्रंथि में स्रावित होता है? तो ग्वाइटर थायरॉयड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो अगर कोई जल में पूछे तो विटामिन बी सी क्या है? जल में घुलनशील है। और कीड़ा वसा में घुलनशील है। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं, माने सारे के सारे सही हैं। इस पॉइंट को बढ़िया से आप याद कर लीजिए। अगर कोई फल फ्रूट पूछे तो बताइएगा कि फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होता है। जनरली फल क्या होना चाहिए कि जनरली फल को क्या होना चाहिए कि ओवरी से, यानी कि ओवरी से प्राप्त होना चाहिए। लेकिन अगर ओवरी से प्राप्त ना होके फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होता है, फूल के अन्य भाग से या उत्तक से प्राप्त होता है यदि फल, तो उसको कहते हैं झूठा फल। और उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती, ये सब झूठा फल के उदाहरण है। कोई ट्रू फ्रूट्स के बारे में बोले तो आम, अंगूर याद रखिएगा। आम, अंगूर क्या है? सच्चा फल। आम, अंगूर सच्चा फल। स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती झूठा फल है। झूठा फल, फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है कौन है? तो जिसमें एंजीटन नहीं होगा, एंटीजन होगा। अनुपस्थित होता है माने एब्सेंट होता है, वो कौन है?
यानी O, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। देखिए, इसका एंटीजन B होगा और इसका एंटीजन भी B होगा। अरे सॉरी, इसमें थोड़ी गलत होता है। इसका एंटीजन A होगा और इसका एंटीजन AB होगा, इसका कोई भी एंटीजन नहीं होगा। लेकिन अगर एंटीबॉडी कहें तो इसका B होगा और इसका A होगा, और इसमें भी कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, लेकिन इसमें AB होगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, और O माइनस को ध्यान दीजिएगा, O माइनस को यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। O माइनस क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर। और AB प्लस, ध्यान दीजिएगा, इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और इसको AB प्लस को, ध्यान दीजिएगा, AB प्लस को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो UA का सर्टिफिकेट देखिए इसमें आ गया, UD का सर्टिफिकेट O माइनस। 25 नंबर का प्रश्न देखिएगा, तो बताइएगा कि क्या है इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्कोहलिक किण्वन प्रक्रिया के संदर्भ में सही है? तो कौन सा सही होगा? तो वो है ईस्ट द्वारा स्रावित जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्कोहलिक किण्वन प्रक्रिया के संदर्भ में सही है? तो ईस्ट द्वारा स्रावित जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित करता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में कौन सी विकिरण किरणों का उपयोग किया जाता है? तो वो अवरक्त किरणें का। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में कौन सी विकिरण किरणों का उपयोग किया जाता है? तो वो है अवरक्त किरणें। प्रज्ञान और विक्रम से क्या तात्पर्य है? तो वो तात्पर्य होगा चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर से। चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर से। ठीक है, प्रज्ञान और विक्रम से क्या तात्पर्य है? तो वो तात्पर्य है चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर से। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? स्काई रूट एरोस्पेस। वन हेल्थ अप्रोच किससे संबंधित है? तो मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वास्थ्य से। करा वन हेल्थ अप्रोच किससे संबंधित है? तो मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य से। इंडिया AI प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। इंडिया AI प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय से। अब यहाँ मैथ रीजनिंग हो गया स्टार्ट। अब हम 41 नंबर के तरफ बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है 41 में, जरा क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि 33वें अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें ओलंपिक खेल के संबंध में, तो निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए। तो विचार करके बताना है कि कितने कथन सत्य हैं। तो पहला कह रहा है कि 33वें ग्रीष्मकालीन के लिए कि अभिनव बिंद्रा को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। तो गलत है। किनको सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था? तो गगन नारंग को याद करिएगा कि भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। तो भारत का सेफ डी मिशन 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में किसको नियुक्त किया गया? तो गगन नारंग को, न कि अभिनव बिंद्रा को। फिर कह रहा है कि भारतीय दल में 117 एथलीट थे तथा भारत ने 17 खेलों में भाग लिया। तो भारत ने 17 खेलों में नहीं बल्कि 16 खेलों में भाग लिया, और टोटल 16 खेल और 69 स्पर्धा। ठीक है, खेल कितना? 16, और पार्टिसिपेट 16 खेल के 69 स्पर्धा, और 117 एथलीट थे। कितने थे? 117 एथलीट थे। और बाकी ये सही कह रहा कि मनु भाकर ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र एथलीट है। ठीक है, एकमात्र एथलीट कौन है? मनु भाकर। ठीक है, तो इतना बात ये आप लोग को याद रखना है। तो
तो फिर से मैं इसको याद करवा देता हूँ 33वें ग्रीष्मकालीन के लिए कि सेफ डी मिशन किनको नियुक्त किया गया, गगन नारंग को। और भारतीय दल से 170 एथलीट गए थे, जिसमें 16 खेल में से 69 स्पर्धा में पार्टिसिपेट किए। और मनु भाकर ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र खिलाड़ी थी। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो वो हुआ कनानासिकस। वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन 51वां कनाडा के किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो कनानासिकस। ठीक है। 43 नंबर, ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने वाला सबसे नया देश कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया। वो कौन है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स का सबसे नया देश बनने वाला कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया। अन्य चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अन्य चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। चागोस द्वीप समूह विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में सही कथन क्या है? उसका सही कथन क्या है चागोस द्वीप समूह विवाद? तो चागोस द्वीप समूह विवाद के बारे में अगर पढ़ें तो पहला पॉइंट सही कह रहा है कि यूके ने 1965 में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर लिया और ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी बनाया। तो ये कब घटना घटा? तो यूके ने क्या किया था चागोस द्वीप समूह को कि मॉरिशस से अलग कर लिया और 1965 में, और ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी में शामिल बना लिया। और मॉरिशस को 1968 में स्वतंत्रता मिली। मॉरिशस को जबकि कब मिली थी स्वतंत्रता? 1968 में। लेकिन चागोस द्वीप यूके के नियंत्रण में नहीं रहा। चागोस द्वीप किसके नियंत्रण में रहा 1968 में? तो यूके के। और डियोगो गार्सिया में यूएसए तथा यूके द्वारा सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए चागोस वासियों को जबरन विस्थापित किया गया। माने वहां पे एक डियोगो गार्सिया नाम का जगह है जिसमें यूएसए और यूके मिलकर सैन्य अड्डा स्थापित किया, जिससे चागोस वासियों को जबरन विस्थापित किया गया। तो सभी स्टेटमेंट क्या था? सही था। सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला पहला देश बन गया है बेल्जियम। सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला पहला देश बेल्जियम। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके सत्य कथन की पहचान करें। तो सत्य कथन का पहचान कैसे करिएगा? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में कि यह योजना 1 फरवरी 2025 को शुरू किया गया। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना कब शुरू किया गया? तो 1 फरवरी 2025 को शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तथा किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, पहुंच प्रदान करना है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तथा किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है। 48 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे पहला का जन्म भारत के दूसरे राज्य के शासित में हुआ। तो वो हुआ फ्रैंकी और मिजोरम में। कहा हुआ? फ्रैंकी, मिजोरम। इसके आंसर ऐसे याद कर लीजिएगा स्टेटमेंट को कि भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे फ्रैंकी का जन्म, फ्रैंकी जनरेशन बीटा का पहला बच्चा कहाँ, कौन सा नाम है? तो फ्रैंकी। कौन से भारत के किस राज्य में? तो मिजोरम राज्य में। याद हो गया। पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में, पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए विचार करते हैं और बताना है कि कितने कथन क्या हैं, सत्य हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है कि इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई थी। हालांकि हुआ नहीं है लगता है, लेकिन 15 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई थी। दूसरा, भारत सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को 13 फरवरी 2019 को स्वीकृति दी थी। तब 13 फरवरी 2019 को स्वीकृति दी गई थी। और तीसरा कह रहा है कि 50% व्यय का वहन सुलभ ऋण के बतौर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण यानी जीका, जीका का मतलब होता है ये है जीका, जीका है। जीका का मतलब जापान इंटरनेशनल अभिकरण करके है, सहयोग अभिकरण।
तो इस परियोजना में क्या हुआ था, ये गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। देखिए 20% केंद्र सरकार का था, भारत सरकार, और 20% था बिहार सरकार, और 60% था जीका का, ये जीका का, ठीक है, जीका का। तो फिर से याद रख लीजिए, 20% इंडियन गवर्नमेंट, 20% बिहार गवर्नमेंट और 60% जीका का, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण का। लाइव वेट पेमेंट, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम LPSS किन परिस्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी होगा? तो प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और भू राजनीतिक संकट जैसी आपात स्थितियों में। लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम किन परिस्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी होगा? तो प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और भू राजनीतिक संकट जैसी आपात स्थितियों में। भारत का पहला स्नातक माइनर कार्यक्रम क्वांटम प्रौद्योगिकी किस के सहयोग से शुरू किया गया? तो AICTE और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ठीक है। कह रहा है कि भारत का पहला स्नातक माइनर कार्यक्रम क्वांटम प्रौद्योगिकी किसके सहयोग से शुरू किया गया? AICTE और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? तब वो है 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 42। जर्मनी का 10वें चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। भारत ने अब तक कितने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन वर्चुअल रूप में किया है? तो वो है 3। भारत ने अब तक कितने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन वर्चुअल रूप में किया है? तो वो है 3। अगला प्रश्न, मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी किस श्रेणी में मिला है? तो वो है सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट। मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी किस श्रेणी में मिला है? तो सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट। IIT कानपुर द्वारा विकसित अनालक्ष्य MSCS तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? वो स्टेल्थ तकनीक से। कौन से तकनीक से? स्टेल्थ तकनीक से संबंधित है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, IIT कानपुर द्वारा विकसित अनालक्ष्य MSCS तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टेल्थ तकनीक से। अगला प्रश्न, बायोमास उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी का एक उपग्रह मिशन है? तो वो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। बायोमास उपग्रह मिशन ये ऐसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के तहत है। प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। कहाँ किया गया? तेलंगाना में। और उस वक्त इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदीप धनखड़ ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न 59 नंबर, कौन सा राज्य अपने बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया? हरियाणा। कौन बन गया? हरियाणा। कैलिप फंड किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन से उत्पन्न लाभों के न्याय संगत एवं समान साझाकरण हेतु वैश्विक तंत्र। कैलिप फंड किससे संबंधित है? तो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन से उत्पन्न लाभों को न्याय संगत एवं समान साझाकरण हेतु वैश्विक तंत्र है। सौर्य वेदनम उत्सव 2025 कब आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था 7 से 8 मार्च 2025। सौर्य वेदनम उत्सव 2025 कब आयोजित किया गया? तो 7 से 8 मार्च 2025। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया? तो रक्षा मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया? तो वो था रक्षा मंत्रालय। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किन संस्थानों द्वारा किया जा रहा है? तब वो है IF यानी अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। ISF का मतलब क्या हुआ?
की अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन इसरो और एएसआई यानी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एएसआई और इसरो और आईएफ इन तीनों मिलकर ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। तो देखिए, बिहार सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी कामगार ऐप लॉन्च किया है, तो बिल्कुल सही। तो प्रवासी कामगार ऐप बिहार सरकार का है प्रवासी श्रमिकों के लिए। ठीक है, और इस ऐप के माध्यम से लगभग 10 लाख श्रमिकों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है। तो नहीं, 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख श्रमिकों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है। तो पहला सही, दूसरा गलत। और श्रम परिवर्तन अधिकारी को बिहार की प्रत्येक पंचायत में हर महीने 500 प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है, तो एक श्रम परिवर्तन अधिकारी को बिहार की प्रत्येक पंचायत में हर महीने 500 प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। हाल ही में बिहार के नगर विकास एवं आवास विकास मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है जीवेश कुमार को। जीवेश कुमार को बिहार के नगर विकास एवं आवास विकास मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये संतोष कुमार सिंह को, जो कि भाजपा के हैं, उनको श्रम संसाधन विभाग दिया गया है, श्रम संसाधन विभाग दिया गया है। ठीक है, और ये जीवेश कुमार भी भाजपा के ही हैं, जिनको शहरी विकास यानी नगर विकास एवं आवास विकास मंत्री के रूप में दिया गया। और एक देखिए मोतीलाल प्रसाद है, इनको कला संस्कृत और युवा विभाग दिया गया है, कला संस्कृत और युवा विभाग। 66 का देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट विकास और संचालन के निदेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तब वो किया गया आनंद यालवेगी को। हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट विकास और संचालन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद यालवेगी को। पटना मेट्रो का पहला चरण कब शुरू होगा? तो ये शुरू होगा 23 अगस्त 2025 को। 23 अगस्त 2025 को शुरू होगा। पटना मेट्रो का पहला चरण कब शुरू होगा? 23 अगस्त 2025 को। 15 अगस्त को शुरू होने वाला था, पर 23 अगस्त को शुरू करने का निर्णय लिया गया। पता नहीं इस दिन भी हुआ है कि नहीं, ये मुझे अभी डाउट है, मुझे अभी इसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर किसी को आइडिया हो तो प्लीज बताएं। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है? तो वो बनाया गया है नवानगर, बक्सर और बनाया गया कुमारबाग, पश्चिमी चंपारण। कहाँ कहाँ बनाया गया? नवानगर, बक्सर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है और एक बनाया गया है कुमारबाग, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। 69 के पास पहुंच जाते हैं क्वेश्चन कि एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का विकास में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो ये तो पटना में किया जा रहा है, राजेंद्र नगर में। ये तो मैंने बहुत बार देखता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो पटना में। 12वां पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राजगीर में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राजगीर में। 12वां पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय बृहद शिलालेख में। द्वितीय बृहद शिलालेख में। अगला प्रश्न, सौदरानंद बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथों की रचना का किस शासक के आश्रित राज कवि थे? तब वो थे कनिष्क। कनिष्क ने ही सौदरानंद लिखा था, बुद्धचरित्र लिखा था, सौदरानंद लिखा था। सौदरानंद बुद्धचरित्र और सारीपुत्र प्रकरण कौन लिखा था? कनिष्क ने। कनिष्क के दरबार में रहने वाले कौन लिखे थे? कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो चलिए विचार करिए और कौन सा कथन सही है देखते हैं। कह रहा गांधार कला शैली
भारतीय तथा फारसी कला का एक संश्लेषण है। तो यहाँ फारसी नहीं बल्कि यूनानी कला का संश्लेषण है। तो गंधार कला शैली और भारतीय और यूनानी कला शैली का संश्लेषण है। गांधार कला में सदैव हरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता था। गांधार कला में सदैव हरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता था। तो दूसरा पॉइंट क्या था, सही था। 74 नंबर में देखिए तो मिलान करने कह रहा है। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय किससे मिलान होगा, तो विक्रमादित्य से। चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि कौन सा मिला था, विक्रमादित्य। और अशोक महान को तो जानते करते हैं प्रियदर्शी थे। और समुद्रगुप्त क्या थे, परक्रमांक थे, परक्रमांक। और स्कंदगुप्त कर्मादित्य, स्कंदगुप्त कर्मादित्य और समुद्रगुप्त परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थे, विक्रमादित्य थे। 75 नंबर की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, तो लोकायत और कपालिक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। आप लोग को पता होगा कि षड दर्शन में मीमांसा और वेदांत, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक होते हैं, ठीक है। और मीमांसा, वेदांता, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। देखिए मैं यहाँ पर जो याद करवाता हूँ याद कर लीजिएगा। मीमांसा का जो प्रवर्तक थे वो थे जैमिनी। कौन थे मीमांसा का, जैमिनी। तो बोलिए मेरे साथ, मीमांसा दर्शन के जैमिनी। वेदांत के कौन थे, तो वेदांत के थे बादरायण। वेदांत के बादरायण। तो देखिए वा से वेदांत, वा से वादरायण। मीमांसा का जैमिनी। और सांख्य का कौन थे, तो कपिल थे। कौन थे, सांख्य दर्शन का कपिल। और योग का कौन थे, तो योग के थे पतंजलि। और न्याय के कौन थे, तो न्याय गौतम। और वैशेषिक कौन थे, कनाद। तो ये 6 गो दर्शन याद रखिएगा। कौन से दर्शन है, मीमांसा, वेदांता, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। मीमांसा जैमिनी, मीमांसा। नहीं लग रहा है कि यहाँ मनसा मैया करके कुछ टेम्पल होते हैं वो, तो वहां जाके जमिए मतलब लंगर में जमिए जाके, ऐसे याद कर लीजिए कि मीमांसा क्या हो, कि मनसा मैया का टेम्पल है और वहां जमना है लंगर के लिए। व से वेदांता, व से वादरायण। और योग तो जानते करते हैं पतंजलि। सांख्य कपिल। हमारे गांव में ना एक कपिल नाम के इंसान रहते थे जो पोस्ट ऑफिस में वर्क करते थे, ये बात सही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो वो हमेशा संख्या गिनते रहते थे, उनका काम ही था गिनते रहना कि कितना पोस्ट लेटर आया है, कितना लेटर जाएगा। तो संख्या अगर गिनने के लिए आए तो कपिल, योग आए तो पतंजलि। जानते करते हैं योग बाबा रामदेव योग के लिए, पतंजलि के नाम से प्रोडक्ट खूब बेचते हैं। न्याय और गौतम भगवान क्या करते थे, हमेशा न्याय की बात करते थे। और वैशेषिक याद रख लीजिए, कनाद। तो इस तरीके से कुछ बना लीजिए, याद हो जाएगा। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, चीनी लेखक जो है भारत का उल्लेख इन तू से करते हैं। किससे, इन तू से करते हैं। अब देखिए कथन और कारण 77 का देख लेते हैं। कह रहा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश का शासन की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। तो खिलजी क्रांति के नाम से खिलजी वंश के शासन की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, सही है। कारण क्या था, तो खिलजी वंश के शासन की स्थापना से तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार समाप्त हो गया। तो ये भी बात सही है। ये बात क्या सही है, कारण क्या सही दिया गया, फिर से क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कथन में कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासन की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये बात तो सही है, जिसका कारण है कि खिलजी वंश के शासन की स्थापना तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता का पर एकाधिकार समाप्त हो गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्या है, सही है। अगला प्रश्न, सन 1802 की बसीन की संधि। अगर कुछ पूछे कि बसीन की संधि तो बताइएगा कि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ। तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच बसीन की संधि हुआ 1802 में। अगला प्रश्न 79 नंबर कह रहा है कि बताइए कालानुक्रम मुगल सम्राट अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर कब किया,
तो तीर्थ ता से तीर्थ, ता से 63, माने 1563 में तीर्थ यात्रा कर, और इबादत खाने 1575 में, 15 पचे 75 इबादत खाना, इबादत खाना 15 पचे 75, ठीक है, ठीक है। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में, 1562 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। तो देखिए लगातार 3 वर्ष याद रखिएगा, 62, 63, 64। यहाँ 63 में तो ती से तीर्थ याद कर लीजिए, और पहले उसने क्या किया 62 में, तो दास खत्म किया और फिर जजिया खत्म किया, माने दास तीर्थ जजिया लगातार है 62, 63, 64। और 75 में याद रखिएगा इबादत खाना। और अकबर का जो टाइम पीरियड रहा था वो 1556 से 1605 तक रहा था। तो इतना पॉइंट याद रखिए। 80 नंबर में पहुंचते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास का नहीं है। तो साहित्य रत्न तुलसीदास का नहीं है, बाकी सारे हैं। बाकी कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, माने जितना भी बलि आएगा तो समझ जाइए कि तुलसीदास। और विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सब कौन है, 12 गो ग्रंथ लिखे थे बड़का बड़का गो, और जिसमें 12 गो ग्रंथ में 5 को बड़ा और 7 को छोटा ग्रंथ लिखे हैं तुलसीदास। कथन कारण देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। बिल्कुल बात सही है कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में अपनाया, जिसका कारण था कि इसी दिन ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। तो इसी दिन कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया, सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। 82 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज षष्ठ थे, माने छठा थे, जॉर्ज छठा थे। 83, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कहे थे महात्मा गांधी ने। मैं देश के बालू से ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कहे थे महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 84 का देख लीजिए, एक तरफ स्थापना वर्ष है, दूसरी तरफ दिया गया है कुछ संस्थान, तो उसको देख लीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो 1875 में। अलीगढ़ 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 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुआ, 1875 में। और इसमें कौन कौन किए थे, तो 2 आदमी, सॉरी सैयद अहमद खां, ये रिलेटेड है सैयद अहमद खां से। माने अगर कोई पूछे कि अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब हुआ, तो 1875 में सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया, सैयद अहमद खां। और आर्य समाज की बात करें तो ये भी 1875 में ही हुआ है। आर्य समाज कब हुआ, 1875 में। और इसको स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये कॉन्फ्रेंस है, ध्यान रखिएगा, जो कि 1883 में हुआ था, 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 में, 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 में। और कौन, तो ये किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब एक रह गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में हुआ था इसका स्थापना। इसी वर्ष कांग्रेस का भी स्थापना हुआ था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को 3 लोग मिलकर किए थे, फिरोज शाह मेहता, के टी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तलंग और क्या है, फिरोज शाह मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी, तो बताइए। जातीय सरकार की स्थापना तामलुक में की गई थी। कहाँ की गई थी, तामलुक में। अगला प्रश्न देखते हैं, 85 हो गया, 86 का। 86 में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उपरोक्त घटनाओं को घटित होने का सही क्रम क्या था ये बताइए। ठीक है, तो देखते हैं, बताते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया वो कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 16 अगस्त। कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1941
6 को, तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। और क्लीमेंट एटली की भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा 15 मार्च 1946 को किया गया। 15 मार्च 1946 को 15 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली की भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था, 3 जून 1947 को। और अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ, तो वो हुआ 2 दिसंबर 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 दिसंबर 1946। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 महत्वपूर्ण डेट हैं, उसको याद कर लीजिए। पहले क्या याद करिएगा, तो क्लीमेंट एटली, इसका आंसर पहले देख लीजिए, उसके बाद अच्छा होगा कि सबसे पहले क्लीमेंट एटली को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा 15 मार्च 1946 को की। क्लीमेंट एटली ने कहा कि भारत को स्वतंत्र किया जाता है 15 मार्च 1946 को। और इसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। और फिर अंतिम सरकार की स्थापना की, तो 2 दिसंबर 1946 को, 2 दिसंबर 1946 को अंतिम सरकार की स्थापना की। और माउंटबेटन योजना आया था 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को। वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा जून 1945 में शिमला में बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वो किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा जून 1945 ईस्वी में शिमला में बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बताना है आप लोग की कौन सा कथन सही है, तो बताइए। ये कह रहा हनुमंथु यानी हनुमंथु के नेतृत्व में किया गया पलनाडु वन सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था, तो ये गलत है, ठीक है। और बाकी दूसरा सही है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी, तो ये बात सही है। देखिए आंध्र प्रदेश जाइएगा तो वहाँ एक गुंटूर जिला है, और उस गुंटूर जिला का में पलनाडु नामक स्थान पे कानून हनुमंतु के नेतृत्व में पलनाडु वन सत्याग्रह का आयोजन 1921-22 में किया गया। यह सत्याग्रह वनों में अपने मवेशियों को चराने और या जंगलों की लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए किसानों पर लगाए गए कर के विरुद्ध शुरू किया गया था, न कि सत्याग्रह के टाइम का नहीं था। अब 89 का प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि सन 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ था, तो ये एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। 89 हो गया। अब देखते हैं 90। महलवारी भू राजस्व व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। महलवारी भू राजस्व व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है, हाल्ट मैकेंजी को। फिर बताना है, मिलान करने कह रहा है कि लॉर्ड एलिगन का समय काल क्या था, 1862-63 में। लॉर्ड एलिगन 1862-63 में। लॉरेंस का कार्यकाल देख लीजिए, लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69, और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल तो 72 जानबे करते हैं, 1972 से 72, और लॉर्ड नॉर्थबुक का 1872 से 76, तो 1872 से 76 नॉर्थबुक, और लॉरेंस क्या हो गया 64 से 69, और लॉर्ड मेयो 69 से 72, लॉर्ड लॉरेंस 64 से 69। तो देखिए 64 से 69 हो गया लॉर्ड लॉरेंस, और नॉर्थबुक लॉरेंस मेयो एलिगन के बाद आता है लिटन के बाद था रिपन। इतना तक तो याद रख लीजिए 84 तक। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन, कितने कथन सही हैं, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं कितने कथन सही हैं। पहला कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल के दौरान राजकीय कोषागार को कलकत्ता से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दिया था, तो ये गलत कह रहा है, ऐसा नहीं हुआ है।
बल्कि मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया था, ना कि कलकत्ता से हटाकर मुर्शिदाबाद। मतलब पहले मुर्शिदाबाद हुआ करता था, तब इसको हटा के कलकत्ता कर दिया गया। फिर सब क्वेश्चन को सही स्टेटमेंट करके पढ़ते हैं और सुनिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल के दौरान राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया। तो पहला पॉइंट गलत। भू राजस्व की इजारेदारी प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, नहीं, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किनके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, तो भू राजस्व की इजारेदारी प्रथा का जनक वारेन हेस्टिंग्स हैं। और ये भी पॉइंट गलत। तीसरा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रतिपादित सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय रियासत हैदराबाद था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रतिपादित सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय रियासत कौन था? हैदराबाद। बाकी चौथा पॉइंट भी गलत कह रहा है कि पंजाब के शासक रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 1809 की अमृतसर की संधि वायसराय सर जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल के दौरान हुई, नहीं, सर जॉर्ज बार्लो नहीं, बल्कि लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में, लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में। तो पंजाब के शासक रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 1809 की अमृतसर की संधि वायसराय लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के दौरान हुई, लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। फराइजी आंदोलन के नेता कौन थे, ये बताइए। तो वो थे हाजी शरीयतुल्लाह। फराइजी आंदोलन के नेता हाजी शरीयतुल्लाह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अजीमुल्लाह का संबंध विद्रोह किस क्षेत्र से था? फतेहपुर से। 1857 क्रांति में अजीमुल्लाह का संबंध फतेहपुर से था। बंगाल के नवाबों पर विचार करें। तो देखिए, मुर्शीद कुली खां का संबंध कब से कब का था? तो 1739 से 1740 तक, 1739 से 40, सॉरी 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 फिर से देखिए, अलीवर्दी खान का टाइम पीरियड 1740 से 1756 था। और सुजाउद्दीन का समय काल 1727 से 1739 था। सरफराज खां का समय काल 1739 से 40 था। और मुर्शीद खां कुली खां का संबंध 1713 से 1727 का था। ठीक है, और ऐसे भी ट्रिक से मैंने याद करवाया था बहुत सारे वीडियो में कि मूसा सर अली माने मुंह का मतलब मुर्शीद कुली खां के बाद शाह का मतलब सुजाउद्दीन और सर का मतलब सरफराज खां और अली का मतलब अलीवर्दी खां। किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी द्वारा भारत में अपना पहला व्यापारिक दुर्ग किस स्थान पर निर्मित किया गया था? तो वो है कोचीन में। किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, किसी भी यूरोपीय कंपनी बोल रहा था, किसी यूरोपीय कंपनी कौन था? सबसे शुरू में पुर्तगाल आया था, अब पुर्तगाल ने अपनी कोठी कोचीन में बनाया था पहला। अंग्रेजों तथा सिखों के बीच हुआ चिलियावाला के प्रसिद्ध युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तब वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और ये युद्ध लड़ा गया था 13 जनवरी 1849 को, 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। 98 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताइए। और क्वेश्चन कह रहा है कि भू राजस्व को रैयतबारी व्यवस्था के संदर्भ में, भू राजस्व की रैयतबारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन हो जाएगा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान सीधे किसानों द्वारा सरकार को दिया जाता था। तो ये बात सही है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान सीधे किसानों द्वारा सरकार को दिया जाता था। दूसरा कह रहा है कि लगान निर्धारित करने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता है। लगान निर्धारित करने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तीसरा, सरकार द्वारा रैयतों को पट्टा दिया जाता था। तो ये बात भी सही है कि सरकार द्वारा रैयतों को पट्टा दिया जाता था। 99, न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड शीर्षक से एक लेख श्रृंखला किन वर्षों के दौरान प्रकाशित किए गए थे? तो वो 1893 से 94 ईस्वी के दौरान। न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड
शीर्षक से एक लेख श्रृंखला किन किन वर्षों के दौरान प्रकाशित किए गए थे? तो 1893 से 94 ईस्वी के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। वो कौन थी? सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए, नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य मछुआरों की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना है। तो ये बात सही है। कह रहा है कि नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य मछुआरों की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना है। सही है। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी थे। तो ये बात भी क्या है? सही है कि नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी थे। 102 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव वक्तव्य को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की गीता भी माना जाता था? तब वो माना जाता था 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव। निम्न में से किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव वक्तव्य को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद का गीता भी माना जाता है? तो 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव। निम्न कथनों पर विचार करें और विचार करके बताइए कि उपरोक्त में से कितने पैमाने या सूत्र सही है। तो देख लेते हैं कितने पैमाने सही है। तो इसमें टोटल तीन सही है। कौन से तीन सही है वो देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय के वैसे होते हैं 8 पैमाने। तो इस क्वेश्चन को ना आप रहने ही दीजिए, ये बहुत बड़ा है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। 104 नंबर, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित हो सकता है? तो आय असमानता से संबंधित हो सकता है। तो गिनी गुणांक और या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित हो सकता है? वो आय असमानता। 105, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो गोरावाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए, 105 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला कह रहा है कि गोरेवाल समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। तो हाँ, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी गोरेवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप। और इसमें 6 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। तो कब ये एसबीआई का स्थापना हुआ था? तो जिसमें कि 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 15 अप्रैल 1980 को किया गया। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। 106 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न उपायों में कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो फिर से देखिए कि भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में कौन सक्षम नहीं है? तो निर्यातों पर अधिक कर लगाना, ये वाला भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो बताइए कि भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम क्या होगा? तो आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, रुपये के अवमूल्यन करना, आयातों पर अधिक कर लगाना। आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, रुपये का अवमूल्यन करना, आयातों पर अधिक कर लगाना। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? तो बताना है कि पूंजीगत लाभ किन परिस्थितियों में हो सकता है। तो देखिए, जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो तो पूंजीगत लाभ होगा। जब आप कोई रंग चित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो, तब भी हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न 108 नंबर, भारतीय रुपये की गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? तो कौन सा एक उपाय नहीं है? तो देख लीजिए, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ये नहीं है। मैंने भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए जो रिजर्व बैंक द्वारा किया गया वाला उपाय है, वो ये नहीं कर सकता है कि एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करेगा, बल्कि वो गैर जरूरी वस्तुओं को आयात और निर्यात को प्रोत्साहन करेगा। गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन करेगा। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करेगा और साथ ही विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना है।
योजना अवकाश की अवधि का संबंध बताइए। योजना अवकाश तो 1966 से 1969 ये योजना अवकाश था। 110 नंबर की तरफ चलते हैं। 110 नंबर में कह रहा है कि निम्न को कालानुक्रम सजाएं। तो देखिए निम्न को कालानुक्रम सजाने में कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 8 दिसंबर 1951 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत किया गया था 8 दिसंबर 1951 को। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। और स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार 1949 में हुआ था। और भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना दिसंबर 1945 में हुआ था। दिसंबर 1945 में भारत का IMF का सदस्य बना था। और स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 1949। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत हुआ था 8 दिसंबर 1951 को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि किस प्राक हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से। चचनामा का अरबी से फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा। चचनामा का अरबी फारसी अनुवाद किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? तो वो किया है कुषाण ने। किसने किया है? तो वो किया है कुषाण ने। 115 नंबर का प्रश्न देखिए। 115 नंबर में कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कौन सा कदम उठाया? तो वो उठाया चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन से कथन सही हैं वो बताइए। तो देखिए सबको इसमें कौन से कथन सही हैं। तो बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार बंधु जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। तो ये पॉइंट सिर्फ सही है। मतलब 1874 में पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार का बिहार बंधु। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र सर्वहितैषी था नहीं, ये बिहार हेराल्ड हुआ करता था। और उर्दू अखबार के बारे में पूछे तो नूरुल अनवर होगा, जिसका प्रकाशन मोहम्मद हाशिम ने किया था, ना कि मजरूल हक ने। किसने किया था? मोहम्मद हाशिम ने। ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 117 नंबर का। 117 में कह रहा है कि गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिलों में किस वर्ष भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे? तब वो हुआ था 1917 में। कब हुआ? 1917 में। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े तो देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न 118 नंबर में। 118 नंबर में कह रहा है कि बिहार का प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। कौन थे? हसन इमाम। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो सारण में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों को क्रम में पहचान करें। तो वो है मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। 121 नंबर। बिहार में एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी का ऑक्सबो झील कौन सी है? तो कांवर झील है। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील कौन सी है? तो कांवर झील। झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले जिलों को वर्तमान समूह पहचान करें। तो वर्तमान समूह कौन हो जाएगा? रोहतास, गया और कटिहार। रोहतास, गया, कटिहार, ये ऑप्शन के अनुसार। बाकी आप लोग देख लीजिएगा मैथ में। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित बिहार का राजस्व अधिशेष कितना है? तो 8831 कितना है? 8831.18 करोड़ की रुपया। कितना? 883 माने 8831.18 करोड़ रुपया बिहार का राजस्व अधिशेष है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का क्रम 19वां है। कितना क्रम है? 19वां। भारत में गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्याज और झींगा से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से। थोड़ी बहुत क्रांति याद कर लीजिए।
काली क्रांति याद रख लीजिए पेट्रोलियम से, काली क्रांति बताइए पेट्रोलियम से। नीली क्रांति बताइए मछली से, नीली मछली से। भूरी क्रांति किससे है? तो चमड़ा या कोको से, भूरी क्रांति चमड़ा या कोको से। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। चांदी क्रांति अंडा मुर्गी से, चांदी क्रांति अंडा मुर्गी से। पीली क्रांति तिलहन से, पीली क्रांति तिलहन से। और मांस और टमाटर क्रांति लाल क्रांति से, लाल क्रांति से। तो इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार गंगा मैदान पूर्वी राजस्थान एवं उत्तरी मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो वो है CWG। वो कैसी है? CWG। 128 नंबर का प्रश्न देखिए कि एस्किमो जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो है आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आर्कटिक क्षेत्र में। अब देखिए कालाहारी और बोत्सवाना, कालाहारी बोत्सवाना और नामीबिया में, नामीबिया कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना नामीबिया में पाया जाता है बुशमैन। कौन सा मैन? बुशमैन जनजाति पाया जाता है, बुशमैन। और सहारा की सिर्फ बात करें, सिर्फ सहारा में तो पाया जाता है तुआरेग, तुआरेग, ठीक है। और पिग्मी तो जानते करते हैं कॉन्गो बेसिन में। न्यूजीलैंड में मायोरी जनजाति पाई जाती है। मलेशिया में ओरंग असली, ओरंग असली। और रेड इंडियन उत्तरी अफ्रीका में। और एटा फिलीपींस में पाया जाता है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान की बात करें तो तुआरेग पाया जाता है, तुआरेग। और क्या बाकी तो आप लोग याद रखिएगा। भारत में भू आकृतिक निर्माण संबंधी में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करने के बाद सही कथन बताइए कि इसमें से कितने कथन सही हो जाएंगे। और इसमें विचार करने के बाद क्या पूछ रहा है? गलत कथन। तो इसमें एक गलत कथन है दोस्तों, चौथा नंबर गलत है कि हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के कारण हुआ है। तो नहीं, हिमालय का निर्माण जो हुआ है भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव के कारण हुआ है। भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट के बीच के टकराव के कारण हुआ है। किसके किसके? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन ना कि यूरोपियन। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना है। बाकी सही है कि गंगा के मैदान का निर्माण पूर्व गहराई में हुआ, गंगा का मैदान का निर्माण पूर्व गहराई में हुआ। एक सिंक्लिरोनियन संरचना के कारण कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है। तो सही है। संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तार को दर्शाता है, ये भी सही है। मेनार आर्द्रभूमि किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान में। वो कहाँ है? राजस्थान में। अब 131 नंबर किन्नरी यानी कि किन्नरी चतुर्थक क्षेत्र गतिविधियां मुख्यतः संबंधित है तो उच्च स्तरीय निर्णय लेना और अनुसंधान। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन बताइए। मुंबई पेट्रोकेमिकल उद्योग केंद्र है, तो ये तो बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर उद्योग ज्ञान आधारित उद्योगों को वर्गीकृत करता है, बिल्कुल सही। और फिर भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो ये भी बात सही है। तो क्या क्या है फिर से देख लीजिए। मुंबई पेट्रोकेमिकल उद्योग केंद्र है। सॉफ्टवेयर उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग को वर्गीकृत करता है। भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। शीशम, साल, सागौन, महुआ किस प्रकार के वनों की प्रजातियां हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वन। कौन सा? आर्द्र पर्णपाती वन। निम्नलिखित में से कौन से उच्च ऊंचाई वाले बादल हैं? तो सीरस उच्च ऊंचाई वाले बादल हैं। अब देखिए 135 नंबर। 135 कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन ने पृथक भूभागों का निर्माण करके जीवों के विकास में योगदान दिया। तो सही है। और उसका कारण है कि पृथक जनसंख्या स्वतंत्र रूप से विकसित हुई जिससे प्रजातियों में विविधता आ गई। 136 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 136 में कह रहा है कि 136 का नीचे होगा ना, 136 कि बेरिंग जल डमरू किन दो देशों के बीच मध्य में स्थित है? तो अमेरिका और रूस में के बीच में बेरिंग जल डमरू है, ठीक है। 137 निम्नलिखित में से कौन सा अल नीलों और लाल नीलों के बीच अंतर के सबसे अच्छे ढंग से वर्णित करता है? अब वो वर्णित करता है कि अल नीनो प्रशांत महासागर के पानी के गर्म होने को संदर्भित करता है, जबकि ला नीना ठंडा होने को संदर्भित करता है। ला नीना प्रशांत महासागर के पानी को ठंडा होना और अल नीनो प्रशांत महासागर के पानी को गर्म करना। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं होगा? तो वो किसका किसका होगा? तो बुध और शुक्र का, क्योंकि यही दोनों सूर्य के काफी नजदीक है और ऐसी स्थिति में यहाँ उपग्रह नहीं हो पाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सुमेलित है? तो मेकांग जो अंडमान सागर में है, ये सही है।
ठीक है। और बाकी टेम्स, ये वाला जो गलत है, टेम्स नदी जानते हैं कि कहाँ से निकलता है, काट्सवोल्ड पहाड़ी से निकलता है और उत्तरी सागर में गिरता है। ठीक है। बोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि कैस्पियन सागर में गिरता है। ठीक है। बोल्गा तो फिर तो ठीक ही था। टेम्स नदी उत्तर सागर में गिरता है। मेकांग ये दक्षिण चीन सागर में गिरता है। कहाँ? दक्षिण चीन सागर में गिरता है। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? तो ये दोनों तो सुमेलित हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं। थोड़ा सा ऑप्शन में देख लीजिएगा, अभी जो बताया हूँ वही सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र भूकंप जोन 5 में आते हैं? तो बताइए कौन से क्षेत्र हैं जो भूकंप जोन 5 में आते हैं? कश्मीर उत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत, कश्मीर उत्तर पूर्व भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और विचार करके बताइए मतलब सही क्रम में सजाने कह रहा है। तो देखिए सही क्रम में सजाते हैं। इसमें जो कह रहा है 141 40 में, सॉरी 141 में कि सबसे पहले होगा भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति कर देना, जो कि 1813 में हुआ था। फिर हुआ था गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के चौथे सदस्य में शामिल करना, जो कि 1833 ईस्वी में हुआ था। फिर हुआ था भारत परिषद का सृजन, जो कि 1858 में हुआ था, जिससे के तहत भारत परिषद का सृजन किया गया। और फिर हुआ था 1861 में भारत में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। 142 नंबर देख लीजिए। एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ सूची दो है, माने एक तरफ अनुसूची ये सब है, उससे मिलान करने का रहा। तो देखिए जो राजभाषा होगा वो 17वां अनुसूची में है, सॉरी भाग्य में है, 17वां भाग में, भाग है ये सब, भाग, हाँ ये सब टोटल भाग है। ठीक है। तो कह रहा है राजभाषा 17वां भाग में है, और संघ और राज्यों के बीच संबंध 11वां में, भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम ये 13वां में है, और संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 14वां भाग में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की समयवर्ती सूची के अंतर्गत वर्तमान विषयों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 52। देखिए इसमें हम एक चीज बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। टोटल जानते हैं 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पहले क्या था, मूल संविधान, अगर मैं बात करूं मूल संविधान की और वर्तमान परिदृश्य की बात करूं, मूल संविधान और वर्तमान की बात करूं, तो देखिए दोनों में अंतर है। मूल संविधान में संघ की सूची होता था 97, जो कि अब बढ़कर 100 हो गया है। पहले 66 मूल संविधान में था, जो कि अब घट के 61 हो गया है। पहले 47 हुआ करता था समवर्ती सूची, जो अब बढ़ के 52 हो गया है। तो आप इतनी पॉइंट याद रखेंगे। 144, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों के बीच उनके पदासीन होने का सही कालानुक्रम बताइए। तो देखिए विश्वनाथ जो प्रताप सिंह है, ये 1989 से 1990 तक बने हैं, 1990। ठीक है, 1990। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पता ही होगा कि ये बने थे 1996 से, 1996 से, एक बार पहली बार 1996 में बने थे, 1996 में ही रहे। चंद्रशेखर 1990 से 91 में बने, 1990 से 91 में। और नरसिम्हा राव की बात करें, नरसिम्हा राव तो 1991 से 1996 तक बने। तो इसी तरीके से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब 145 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 15 अगस्त 1995 से भारत में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो बात सही है कि 15 अगस्त 1995 से भारत में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका कारण था कि राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। तो ये बात भी क्या है, सही है। संविधान के भाग 4 में उपबंधित नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा अनुच्छेद 37 में है। किस अनुच्छेद में है? भाग 4 के 37 में अनुच्छेद में। रिक्त स्थानों को देखिए यहाँ पूरी करते कर रहा है कि सन 1969 में, कब? सन 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया। सन 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया। 148, संघ शासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं अंडमान निकोबार कलकत्ता के नगर हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं।
हम लोग बात करेंगे 149 नंबर में कि कौन सा कथन सही है। तो बताइए कि कौन सा कथन सही है। कह कि 73वें संविधान संशोधन को लागू होने के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राजस्थान था। तो ये गलत है, पहला राजस्थान नहीं था बल्कि मध्य प्रदेश था, न कि राजस्थान। के संस्थानन समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो नहीं, एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश पर, एल एम सिंघवी समिति के सिफारिश पर, दोनों गलत था। लास्ट प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। देखिए एक आर्टिकल है 108 जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होगा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट संख्या 10 खत्म हो गया। अब आप लोग को से मिलेंगे जल्द ही प्रैक्टिस सेट संख्या 11 में। तो आप लोग को हम 15 तक पूरा कंप्लीट करवाने का वादा किए हैं, करवा देंगे। 10 तो हो गया, 5 और बातें हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी मेरा चैनल शेयर करें। धन्यवाद।